नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। करगिल युद्ध की यह 24वीं वर्षगांठ है। सारा देश तमाम आयोजनों के जरिए करगिल विजय दिवस मना रहा है और मातृभूमि की रक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले देश के वीर सपूतों को नमन कर रहा है। देश उन पलों को फिर से याद कर रहा है जब भारतीय सेना ने लद्दाख में करगिल के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में करीब 2 महीने तक चले युद्ध के बाद जीत की घोषणा करते हुए 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता का ऐलान किया था। लेकिन यह जो विजय है यह आसानी से नहीं मिली थी। हमारे 20, 22, 25 साल के जवानों ने इस विजय के लिए और अपने देश की धरती की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। करगिल की दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर लड़ा गया यह युद्ध दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। करगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल से पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर वहां तिरंगा फहराते भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आपके जेहन में ताज़ा होंगी। लेकिन ऊपर बैठकर गोली बरसा रहे पाकिस्तानी सैनिकों से इस क्षेत्र को छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। करगिल युद्ध में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी जबरदस्त जाबाजी दिखाई, लेकिन इस दौरान हमारे लगभग 500 जवानों ने अपनी शहादत भी दी। भारतीय जवानों के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि वह नीचे थे और दुश्मन ऊंचाई पर बैठकर हमें साफ साफ देख भी रहा था और गोलियां बरसाकर नुकसान पहुंचा रहा था। कल्पना करके देखिए कि ऐसे में क्या माहौल होगा जब दुश्मन के गोले और गोलियों से बचते हुए हमारे जवानों के सामने ऊपर चढ़ने की कठिन चुनौती भी है। रसद और गोला बारूद भी साथ लेकर जाना है, दुश्मन को ठिकाने भी लगाना है और उस समय सेना के पास आज की तरह रात में देख सकने वाले अत्याधुनिक उपकरण और कई अन्य प्रकार के साजो सामान नहीं थे। करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां हिम्मत दिखाते हुए बस आगे बढ़ते जाना बहुत कठिन था। करगिल की लड़ाई में शहीद हुए कैप्टन विजयन थापर के पिता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने उस दृश्य का वर्णन किया था। अगर मैं आपको उस दृश्य का वर्णन करूं जहां पे वो लड़े थे, तो वो सिर्फ मात्र 15 मीटर दूर थे पाकिस्तानियों से। और जिस पहाड़ पे वो गए वो इतना नाइफ एज था, मतलब बिल्कुल कम जगह थी उसमें कि सिर्फ 2 ही आदमी जा सकते थे और तीसरा नहीं जा सकता था। अगर आपने गलत कदम लिया तो हज़ारों फुट नीचे गिरेंगे। तो इसलिए वो जब एक पत्थर की आड़ में जो पाकिस्तानियों को एंगेज कर रहे थे, तो दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी खूब। उनके 3 बंकर थे और हम तो उनको कैप्चर कर रहे थे। और जिस पत्थर पे उन्होंने आड़ ली थी वो पत्थर पे गोलियां लग के बिल्कुल गोलियों के निशान अभी तक हैं। और मात्र 15 मीटर थोड़ा ऊपर थे वो लोग। तो जैसे ही गोलीबारी रुकी, थोड़ा वक्फा हुआ, साहब ने कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है और वो दुश्मन के बंकर की तरफ बढ़े। जैसे ही पहला कदम लिया उन्होंने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी और पहला बर्स्ट ही उनके लगा और सिर में लगा और वो अपने साथी जो थे हवलदार तिलक सिंह, उनकी बाहों में गिर गए और भारतवर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। देखा जाए तो करगिल में युद्ध की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि 160 किलोमीटर के दायरे में हमारे निगरानी तंत्र की विफलता के चलते वहां पाकिस्तानी सेना घुस आई थी और हमारी कई चौकियों पर कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मुख्यतः उन भारतीय चौकियों पर कब्जा जमाया था जिनको भारतीय सेना की ओर से सर्दियों के मौसम में खाली कर दिया जाता था। पाकिस्तानी सेना ने यह घुसपैठ ऑपरेशन बद्र के तहत करवाई थी और उसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह घुसपैठ बड़े गुपचुप तरीके से करवाई थी। इसलिए जब इसका खुलासा हुआ तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी पाकिस्तान से मिले इस धोखे से स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि वह एक और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। लाहौर तब बस लेकर गए थे, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था। घुसपैठ की बात सामने आते ही अटल जी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई और कुछ देर बाद ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को भारतीय चोटियों को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 26 जुलाई को वह दिन आया जिस दिन सेना ने इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया।
करगिल युद्ध को भारतीय सेना की एक बड़ी विजय के रूप में दुनिया इसलिए भी देखती है क्योंकि हमारी सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात यह थी कि दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर बैठा था और वहां से गोलियां बरसा रहा था। इसलिए हमारे जवानों को आड़ लेकर या रात में चढ़ाई कर ऊपर पहुंचना पड़ता था, जो कि बहुत जोखिमपूर्ण था। यही नहीं, करगिल की लड़ाई सेना और वायुसेना के आपसी समन्वय और सम्मिलित प्रयास का भी अनुपम उदाहरण थी। करगिल की युद्ध में जहां भारतीय सेना की बोफोर्स तोपें दुश्मनों पर कहर बनकर ढा रही थी, तो 30 वर्ष बाद 1999 में ऐसा समय आया था जब भारतीय वायुसेना को हमले करने के आदेश दिए गए थे। दरअसल करगिल की लड़ाई में भारतीय जवान बड़ी संख्या में शहीद होते जा रहे थे, जिससे एनडीए सरकार को आलोचना झेलनी पड़ रही थी। तब 25 मई 1999 को दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले किए जाएं। इसके बाद करगिल युद्ध में वायुसेना के 300 विमानों को शामिल किया गया था। वायुसेना की मदद मिलने से हमारी सेना की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। हम आपको बता दें कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 2700 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई में पाकिस्तान को 1965 और 1971 से भी ज़्यादा नुकसान हुआ था। करगिल युद्ध से जुड़ी एक और ख़ास बात यह है कि आज़ादी के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसकी तस्वीरें टीवी समाचार चैनलों के माध्यम से घर घर तक पहुंच गई थी और भारतीयों में पाकिस्तान के विरोध में गुस्सा उबाल ले रहा था। भारतीय सेना जब धड़ाधड़ पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाई जा रही थी, तो नवाज शरीफ सरकार भी हिल गई थी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मदद मांगने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने के लिए वाशिंगटन भागना पड़ा था। नवाज शरीफ ने जब अपनी सेना की पिटाई की बात बिल क्लिंटन को बताई, तो उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन लगा दिया और कहा कि आप भी यहाँ आ जाइए, बैठकर बातें करते हैं। लेकिन अटल जी ने साफ इनकार कर दिया। तब बिल क्लिंटन ने बताया कि परेशान पाकिस्तानी सेना भारत पर परमाणु हमला भी कर सकती है, तो अटल जी ने साफ कह दिया कि पाकिस्तानी सेना यदि ऐसा करेगी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। बहरहाल करगिल की विजय एक और जहां हमारी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान से मिली, वहीं हमारी तत्कालीन सरकार के दृढ़ रुख का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सबसे खास योगदान हर भारतीय ने दिया, जो एकजुट होकर मुश्किल समय में देश और सेना के साथ डटकर खड़ा रहा। हर शहीद परिवार के लिए मदद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीमा पर जाकर मर मिटने की खातिर लोग घरों से निकलने को आतुर दिखे। देखा जाए तो तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखना हर भारतीय का फर्ज है। साथ ही हमें शहीदों के परिवारों की भी सुध सदैव लेते रहने की आवश्यकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।